नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ डीटीसी हो या ऑटो हो, सफाई कर्मचारी हो या फिर मार्शल हो, सभी ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। आपको बता दें कि लोगों का यह कहना है कि केजरीवाल मक्कार धोखेबाज व्यक्ति हैं। यह एक नामवर का झूठा है, एक नंबर का, माफ करिएगा, नंबर का झूठा है। लोग केजरीवाल को लेकर आग बबूला हो चुके हैं और इसी पर इंडिया वॉइस के संवाददाता अजय चौहान ने सफाई आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं, सुनिए। हमने आपको पहले ही बताया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन होने वाला था। आज 20 तारीख जो दिल्ली के सफाई कर्मचारी और डिस्पेंसरी के या फिर मार्शल कोई भी लोग यहाँ मौजूद इस तरह से प्रदर्शन किया। यहाँ पर बताते हैं कि काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जो अर्थी है, अर्थी को यहाँ पर लेकर आए, महिलाएं सभी लोग यहाँ मौजूद है। हमारे साथ दिल्ली आयोग के जो चेयरमैन है संजय गहलोत जी मौजूद है। बाद में आखिरकार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, क्या आने वाले चुनावों में कितना असर पड़ेगा और आखिरकार ये धरना प्रदर्शन क्या दर्शाता है। गहलोत जी, आज जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और वहाँ पर लगातार उसकी अर्थी आई है, आपने ऐलान किया था अरविंद केजरीवाल को इस बार हम समझ, क्या लगता है इस बार? देखिए, हम तो अपने वादे पे अटल हैं। हमने ताजरोड स्टेडियम से आवाज उठाई थी कि हम उसको नेशनल अबूत करेंगे। आज उनके निवास स्थान में पहुंचने वाले यहाँ से, उनकी शव यात्रा भी निकालने वाले यहाँ से, क्योंकि इससे झूठा और मक्कार व्यक्ति हमने कभी नहीं देखा। इन्होंने बैठ के हमारे पास वायदे किए कि मैं सबको पक्का कर दूंगा, सबको तनख्वाह दूंगा, किसी को नहीं किया। आज हजारों लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। दिल्ली सरकार में चेयरमैन मौजूद है, अभी हालात में क्या लगता है ये स्थिति सामान्य है? देखिए, अगर स्थिति सामान्य होती तो हमें सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। ये बड़े शर्म की बात है कि संवैधानिक पद पर होते हुए भी और दिल्ली सरकार का चेयरमैन होने के नाते भी आज हमें खुद इन कर्मचारियों के सामने सड़कों पर उतरना पड़ा। क्योंकि कारण है, जब लोग मेरे से पूछते हैं आके कि जी मैं पक्का कब हो जाऊंगा, मुझे पैसे कब मिलेंगे, मुझे कोरोना काल के 1 करोड़ रुपए कब मिलेगा, तो हम क्या जवाब दें? आज ये सारा हिसाब किताब करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। लगातार दिल्ली सरकार विधानसभा में वो रह चुके हैं और निगम भी उनके पास है। आखिर जो वादे करते थे क्या वो पूरे हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे? ये सारे झूठे वादे हैं इनके और झूठे मक्कार व्यक्ति के लिए आज ये जूतों की माला भी लेकर आए हैं शव यात्रा पे और कुछ ही दिन बाद इसके बाद इनका हम श्राद्ध भी करेंगे। इनको नेशनल चप्पल जूतों का साथ स्वागत अरविंद केजरीवाल किया है। वहीं अरविंद केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का बेटा सबसे ज्यादा बनाया हो, भाई बनाया, उनका कार्यकर्ता विधायक खुद कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने समाज के कोई हो। लेकिन क्या लगता है इन जूते चप्पलों का दर्शाता समाज बहुत पिछड़े? देखिए, हमारा जो एक नैतिक अधिकार है उसके लिए हम अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन वो शर्म आनी चाहिए, कम से कम बात करनी चाहिए थी। इस मामले को निपटाना चाहिए और ये मामला और तूल पकड़ेगा जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग नहीं हटेंगे। लगता है ये मार्च अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंचेगा या यहीं पर समाप्त होगा? देखिए, पुलिस प्रशासन सारी बैरिकेडिंग कर रखी है, बैरिकेड लगाए हुए तरह के लोग जो है, लेकिन हम कोशिश करेंगे यहाँ से वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उन्हें तो देखिए हमारा टेम्पो भी जब्त कर लिया ताकि साउंड से हमारी आवाज वहां तक ना पहुंच पाए। इतना अत्याचार किया जा रहा है अभी। देखिए जिस तरह से ये धरना प्रदर्शन विरोध है, हमारे पास है ना, ये देखिए ये 500 ऑटो आए हैं साथ में, आप भी कवर करेंगे। वहां से 500 का ऑटो है मिस्टर राकेश राणा जी के ऑटो वाले जिनके सहारे पिछली बार विधानसभा जीते थे, उनका भी सहारा खत्म हो चुका है। हमारे साथ खुद ऑटो वाले मौजूद है, उनका क्या कहना? ये संजय गहलोत जी के आरक्षण में आए हैं। सारे ऑटो 500 ऑटो है, यहाँ एक भी नहीं खड़े होने दिया, मार मार के बेचारों को भगा रहे हैं। देखिए ऑटो वालों को अभी फिर एक नया संजय गहलोत जी को बोलेंगे संजय गहलोत। ये ऑटो वाले भी इस बार पूरी तरह नाराज है, कर्मचारी नाराज है, सभी लोग अरविंद केजरीवाल से दुखी होकर यहाँ पर पहुंचे हैं। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो नया वादा किया था क्या वो खर पाएगा, या आने वाले समय विधानसभा चुनाव जो होने वाले क्या उनको सत्ता मिल पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। तो संभल हिंसा में एफआईआर के बाद अब सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी पर बिजली विभाग ने सपा सांसद पर 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया है। सरकार के निशाने पर चल रहे सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि संभल हिंसा में दर्ज एफआईआर को लेकर सपा सांसद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर चला और सपा सांसद के घर के बाहर बुलडोजर से जो इलीगल इंक्रोचमेंट था उसे ध्वस्त किया गया। तो संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और
बिजली चोरी करने के आरोप में। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जियाउर रहमान बर्क ने। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर चला है। साथ ही साथ तो इस खबर पर हमारे साथ इंडिया वॉइस के यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क इन दिनों प्रशासन की पूरी चपेट में है, पहले बिजली विभाग का छापा, फिर 1,91,00,000 का जुर्माना और फिर इल्लीगल इंक्रोचमेंट वाली कार्रवाई, और क्या कुछ अपडेट, क्या नई अपडेट, क्या जानकारी? देखिए शिवम, जिस तरह से प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है उससे ये माना जा रहा है कि अब पपा के सांसद जियाउर रहमान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पंबल हिंसा को लेकर के इन पर FIR भी हुआ। ये हाईकोर्ट गए हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई आदेश हाईकोर्ट की तरफ से नहीं आया है, सुनवाई चल रही है। इस बीच जो है बिजली विभाग का छापा इनके घर पे पड़ा, इनकी संपत्तियों पे पड़ा और बिजली चोरी का मामला प्रकाश में आया, पकड़ा गया, बिजली चोरी पकड़ी गई, जिसमें FIR हुआ और बिजली विभाग ने 1,91,00,000 का जुर्माना ठोका है सांसद बर्क के ऊपर। आज जो है अब इनके सांसद के घर पे बुलडोजर भी पहुंचा है और जो इलीगल निर्माण है उन पे गर्जा है, तोड़ा गया है। तो पूरी तैयारी है सांसद के जो गैर कानूनी काम है उन पर बुलडोजर चलाने की, कानूनी शिकंजा कसने की, चारों तरफ से घेराबंदी प्रशासन की तरफ से की गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी जिस तरह से संसद में पंबल हिंसा के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, उससे ये माना जा रहा था कि कहीं न कहीं राहत मिलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने शिकंजा और कर दिया है, इनकी मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। अनिल जी, जिस तरीके से जियाउर रहमान बर्क के घर पर यह कहा जा रहा है कि बुलडोजर चला है, इलीगल इंक्रोचमेंट पर चला है या फिर उनका जो घर था वही इलीगल था? इसको लेकर जो सस्पेंस है थोड़ा वो क्लियर कर दीजिए एक बार। देखिए, जो बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है, आप देखिए तो वो इलीगल इंक्रोचमेंट है। सीढ़ियां और जो बढ़ करके छज्जे बनाए गए हैं वो साफ नजर आ रहा है कि ये निर्माण जो है वो कहीं न कहीं इलीगल है। लीगलाइज इसे नहीं कहा जा सकता है। और जो इलीगल इंक्रोचमेंट किया गया है, कंस्ट्रक्शन किया गया है, प्रशासन का बुलडोजर उस पर गर्जा है। बाकी जो बिजली विभाग की कार्रवाई है वो अपने आप में काफी बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि इन पर जुर्माना जो लगाया गया है वो 1,51,00,000 का जुर्माना है। आप कल्पना करिए कितना बड़ा जुर्माना है, आखिर कितनी चोरी कर ली सांसद जियाउर रहमान बर्क ने। तो एक अपने आप में एक अलग टाइप का ये मामला है। अब इसके अंदर तय में क्या है, कितनी चोरी की है सांसद ने या फिर मामला कुछ और है, इसको लेकर के तमाम तरह की अटकलें चल रही है। अनिल जी, अब चूंकि इतने दिन से बिजली चोरी चल रही थी, मतलब AC चल रहा है, फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है, सब कुछ सिस्टमेटिक रूप से चल रहा है, मगर बिजली की रीडिंग 0 है। सवाल यह है कि अब जिस कदर से संभल में ये कार्रवाई चल रही है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जियाउर रहमान बर्क का वो बर्क नहीं, अब ये दूसरे आजम खान बन चुके हैं। क्या ऐसी छवि भी इनकी बन रही है? और आजम खान की क्या दुर्गति हुई है उत्तर प्रदेश में, वो हम सब ने देखा है और अभी भी उनकी दुर्गति चालू है। क्या जियाउर रहमान बर्क का नंबर है आजम खान के बाद, या आजम खान बन रहे हैं जियाउर रहमान बर्क? देखिए, जो हम एकदम सही सवाल आपने किया है। समाजवादी पार्टी खुद जो है बर्क साहब को अब आजम खान बनाना चाहती है। जिस तरह से पंबल हिंसा को लेकर के संसद में हंगामा हुआ, उसका सीधा पॉलिटिकल फायदा जो है वो बर्क साहब को मिला। अब वैसे भी आजम खान जेल में है। अब बर्क का कद बढ़ा समाजवादी पार्टी में तो आजम खान के भी पेट में दर्द होने लगा। उन्होंने एक चिट्ठी दे मारी और कहा कि पंबल हिंसा पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने संसद में उठाया, उस तरह से जो रामपुर का मुद्दा था, जो वहाँ पर प्रशासन की कार्रवाई थी, उसको नहीं उठाया गया। तो दर्द होने लगा आजम खान के पेट में। तो ये कहा जाना लगा कि समाजवादी पार्टी खुद जो है अब बर्क साहब को आजम खान की जगह देना चाहती है। बिल्कुल। वहीं अब जिस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है उस पर ये भी चर्चा चल रही है कि अब सरकार जो है आजम खान की जगह
बर्फ साहब को पहुंचाना चाह रही है। किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि पंबल हिंसा जो हुई है उसके जो असली साजिशकर्ता के रूप में पुलिस ने जो पेश किया है वो पपा सांपत जियाउर रहमान ही है। उसको लेकर के जियाउर रहमान हाईकोर्ट में इन्होंने अर्जी लगाई है। बिल्कुल। वहाँ पर तारीख लग रही है। शिवम, अभी मामला काफी तेजी का उलझा हुआ है और इस बीच जो प्रशासन की कार्रवाई है। बिल्कुल अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महाराजगंज जिले के घुघली थाना क्षेत्र के पोखर भिंडा गांव से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां की रहने वाली एक युवती की हत्या के आरोप में उसके पिता और भाई को ही जेल हुई थी। हाईकोर्ट से जमानत पर दोनों रिहा हुए। अब प्रीति यानी कि जिसकी मौत के आरोप में इन दोनों को जेल हुई थी, उसको बिहार में मिलने और वहां से घर लाने का दावा किया गया। हालांकि पुलिस की ओर से उसे जिंदा होने की पुष्टि नहीं की जा रही। मामले को लेकर अब हलचल मचा हुआ है और इस प्रकरण में, इस पूरे मामले में न्यायालय ने जनवरी में सुनवाई की तारीख तय की है। आपको बता दें कि लड़की के पिता संजय का यह कहना है कि उसका शव निचलौल के नहर में मिला था और कपड़े के आधार पर उसकी पहचान करने को कहा गया था। हम लोगों ने वहीं पर प्रीति का शव होने से इनकार कर दिया, इसलिए हम लोगों ने शव का दाह संस्कार भी नहीं किया। पुलिस ने खुद दाह संस्कार किया। लड़की के पिता संजय का यह आरोप है कि मुकदमे में नामित अभियुक्तों को बचाने के लिए हम पिता पुत्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 26 जुलाई 2023 को हम दोनों को जेल भेज दिया गया। तो 1.5 साल बाद जो है बेटी घर लौटी है और ये पुलिस हालांकि आधिकारिक बयान नहीं दे रही है, लेकिन पिता और पुत्र को 2 साल की सजा भी काटनी पड़ गई। अब पिता का यह आरोप है कि जिस हिसाब से हमें जब शव मिला था उसका वेरिफिकेशन हमसे करवाया गया तो हमने ऑन द स्पॉट ये कह दिया था कि वो नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों को जेल भेज दिया गया। और ये पूरा परिवार है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस खबर पर हमारे सहयोगी अनुराग जायसवाल हमारे साथ महाराजगंज से जुड़ गए हैं। अनुराग, ये जो पुनर्जीवन की कहानी है, ये क्या कुछ पूरी कहानी है? क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। तो दरअसल पूरा मामला महाराजगंज जिले के घुघली थाना क्षेत्र के पोखरबिंडा गांव का है, जहां वर्ष 2023 में एक युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पर गए उसके पिता को उसी की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया था। अब युवती के वापस आने पर उसके पिता और भाई को जमानत मिली है, जिसके बाद जिले में आला अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद है उस घर पे। फिलहाल इस समय घर पे कोई मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि लोग जो हैं वो सीओ कार्यालय पे गए हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये वो घर है जहाँ वो पीड़ित परिवार रहता था और जिसके ऊपर जो अपने ही बेटी की हत्या का आरोप लगाकर पुलिस द्वारा जेल भेजा गया था। इस मामले में पुलिस अधीक्षक के संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस मामले में जानकारी देने से मना कर। तो अनुराग, ये जिस लड़की का जिक्र किया जा रहा है, जिसके हत्या के आरोप में पिता और पुत्र को जेल भी हो गई 2 साल की, वो लड़की कहां से मिली, कैसे उसकी पहचान हुई? तो दरअसल सर बताया ये जा रहा है इस पूरे मामले में जो लड़की थी उसको भी कह रही थी कि उसको जो है गांव के ही जो युवक है, एक व्यक्ति है, उनके यहाँ वो काम करती थी। उसके यहाँ जो है घर के 2 युवकों द्वारा जो है उसके साथ गलत कार्य करके जो है उसको बिहार जनपद में ले जाके छोड़ दिया गया, जिसके बाद से युवती काफी दिनों तक इधर उधर भटकती रही। उसके बाद से जो है युवती के परिजनों को सूचना मिली तो युवती को वहां से लाकर जो है घर लाकर कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से युवती के परिजनों को जमानत मिली। अनुराग, ये जो लड़की मिली है, फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान आया है कि ये लड़की वही है, या फिर चूंकि माता पिता तो यही कह रहे हैं कि लड़की यही है, लेकिन पुलिस का आधिकारिक बयान नहीं आया, ये क्यों नहीं आया? इसको लेकर कोई सवाल जवाब, इसको लेकर पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं सर? इस संबंध में सर कोई
जो है बयान जो है पुलिस के आला अधिकारी नहीं दे रहे। बयान देने से ककरार है क्योंकि मामला पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं ये पुलिस विभाग की एक बड़ी लापरवाही माना जा सकता है कि इस तरह के मामले में जो है देखने को मिल रही। अनुराग, अब जिस तरीके से पुलिस इसका मतलब वेरिफिकेशन कर नहीं रही है, अब पुलिस जिस हिसाब से जवाब नहीं दे रही है, तो ये माना नहीं जाएगा ऑफिशियली कि ये लड़की वही है। लेकिन पिता कह रहा है कि पुत्री यही है। इस हिसाब इस पूरे मामले में तो पुलिस का जो है पूरा वो खलनायक वाला रोल नजर आ रहा है, तो इसमें तो जवाब या स्पष्टीकरण पुलिस को देना चाहिए। जी सर, इसमें जो है कि स्पष्टीकरण तो पुलिस की बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से पुलिस बल द्वारा इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है, उसके बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। क्या पीड़ित को जो है न्याय नहीं मिलेगा? ठीक है अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये तो हाल है कि पिता अपने पुत्री को पहचान रहा है, लेकिन ये हमारा सिस्टम ऐसा है, ये देश ऐसा है कि जहां पर भैंस को हाथी साबित करना है और फिर उसमें 20 साल लग जाते हैं। मतलब ये तो चल रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ में पीड़ित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मच गई और कई महिलाओं और बुजुर्ग इसमें दब गए। आज कथा का छठा और कल आखिरी दिन है। दोपहर 1 बजे से कथा शुरू हो चुकी थी। करीब 1 लाख लोग पहुंचे हुए। कथा शुरू होने पर लोग जल्दबाजी में अंदर जा रहे थे। बाउंसर्स ने भीड़ अचानक बढ़ने पर लोगों को रोक कर एंट्री करानी शुरू कर दी और फिर भगदड़ मच गई। शताब्दी नगर में चल रही इस कथा में रोज करीब 1.5 लाख लोग आ रहे हैं। कथा के दौरान कई वीवीआईपी भी मेरठ पहुंचे। आपको बता दें कि कथा में जिस रास्ते से भीड़ आ रही थी, उसी रास्ते से मुख्य यजमान भी आ रहे थे और एंट्री को लेकर झगड़ा हो गया। इस बीच 15 से 20 महिलाएं एक एक कर गिर गई। बताया जा रहा है कि सबसे पहले सुबह 9:30 बजे भगदड़ मची, लेकिन ये माहौल शांत हुआ और इसके बाद दोपहर 1 बजे फिर भगदड़ मच गई। तो कथा में 1 लाख लोग पहुंचे थे और यहां पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मची। और आपको बता दें कि ये भगदड़ एक बार नहीं 2 बार, जब यजमान यानी कि पंडाल में पहुंच रहे थे प्रदीप मिश्रा, तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शाहरुख, ये जो कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़ मची, भगदड़ कैसे मची और इसमें कितनी महिलाओं के घायल होने की खबर आ रही है? क्या कुछ ये पूरा मामला है? अब विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरठ के पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही थी 6 दिनों से। उसी के बीच यहाँ पर इतनी संख्या में लोग पहुंच गए और वहाँ पर वीवीआईपी जो सिक्योरिटी लगी हुई थी वीवीआईपी लोगों के लिए, उसकी भी कोई खास तौर से सिक्योरिटी नहीं दिखाई दे रही थी। इसी के मामले में कथा में जिस रास्ते से भीड़ आनी थी, उसी रास्ते से मुख्य यमनान भी जा रहे थे। कथा एंट्री को लेकर झगड़ा भी हो गया। वहाँ पर काफी बाउंसर भी थे, उनकी आपस में कहासुनी हुई। उसके बीच में वहाँ पर धक्का मुक्की हुई और 15 से 20 महिला एक एक कर करके गिर गई वहाँ रोड पर। इतनी
इतनी भीड़ होने के बाद भी वहां पर जो है कोई इतनी खास सिक्योरिटी नहीं थी कि वहां इतने लोग पहुंच गए, जितनी संख्या लाखों में पहुंच चुकी थी। जी नहीं तो शाहरुख, जिस तरीके से आज हमने ये पूरी घटना देखी है, मतलब जिस हिसाब से भगदड़ मची, घटना बड़ी भी हो सकती थी, वो तो भगवान का शुक्रिया है कि घटना उस तरीके से घटी नहीं, वरना हमने हाथरस में देखा था वो बाबा भोलेनाथ वाला मामला, जहां पर 120-25 लोगों की मौत हो गई थी और फिर ये होता कि भाई भगदड़ में हो गया। सवाल ये शाहरुख की, जब इतनी बड़े कथा आयोजन हो रहा है, पंडित प्रदीप मिश्रा जाने माने कथावाचक हैं, जब वो पहुंच रहे हैं, फिर ये व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? इन चीजों पर सवाल नहीं उठता क्या? जी बिल्कुल, ये बड़ी लापरवाही कही जा सकती है, क्योंकि 1 लाख लोग वहां पहुंच चुके थे, उससे भी ज्यादा वहां लोग पहुंच चुके हैं और उसी के बीच में वहां इतनी तकलीफ भगदड़ मची है कि लोगों का एक एक करके गिरना। वहां पर काफी भारी संख्या में महिलाएं, बच्चे मौजूद थे, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता कि जान मान का तो नुकसान है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वहां पर महिलाओं के चोटें आई हैं, महिलाएं गिरी हैं और दबी हैं, लेकिन अभी तक किसी अनहोनी का कोई मामला सामने नहीं आया। सारे अधिकारी वहां से मौके पर पहुंच रहे हैं और ये काफी बड़ी कथा चल रही थी पिछले 6 दिनों से, और इसी के बीच में यहाँ पर ये धक्का मुक्की हुई है और उसके बीच वहां पर एक एक करके 15 से 20 महिलाएं गिरी, जिनके काफी चोटें बताई जा रही हैं। तो फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर तो नहीं है? नहीं, अभी कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया। उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सारे अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। इसी के बीच अगर कोई मामला सामने आता है तो देखो, उसमें जो अधिकारी बोल रहे हैं भी कि कुछ महिलाएं के चोटें आई हैं, जिनको मौके से ही जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन अनहोनी का कोई मामला अभी सामने नहीं आया। ठीक है शाहरुख, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महाराजगंज में ग्राम प्रधान का सरेराह महिलाओं के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दुकानदार द्वारा चाय का पैसा मांगने और वीडियो बनाने की बात पर ग्राम प्रधान आक्रोशित हुए थे। वीडियो बनता देख महिलाओं से हाथापाई की। ग्राम प्रधान का पूरा कांड कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित ने स्थानीय थाने में तहरीर दी है। मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई। तो अगली खबर मथुरा से है, जहां ब्रजमंडल के समस्त अखाड़ों के महंतों की धर्म सभा का आयोजन श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय द्वारा किया गया और जिसमें कुंभ के बीच 23 जनवरी को होने वाली धर्म संसद की रूपरेखा तय की गई और इस अवसर पर सभी अखाड़ों के श्री महंतों का स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया गया और इस दौरान महंत हरिशंकर दास सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त कराना है और इसके लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के अध्यक्ष दिनेश शर्मा को पूर्ण समर्थन दिया जाता है। धर्म सभा में सरकार से गौ रक्षकों पर लगाए गए सभी मुकदमों को वापस लेने की मांग की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि अखाड़ा परिषद की देखरेख में विशाल धर्म संसद का आयोजन 23 जनवरी को प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। और सभी ने एक स्वर से ये फैसला लिया है कि जो 23 जनवरी को प्रयागराज में जो धर्म संसद हो रही है उसमें सभी भाग लेंगे और हमारी सभी सनातनी हिंदुओं से अपील है कि प्रयागराज में होने वाली धर्म संसद में आप सभी पधारें। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का जो धर्मयुद्ध चल रहा है न्यायालय में, उस धर्मयुद्ध में किस प्रकार विजय प्राप्त होगी, किस प्रकार संतों का सहयोग रहेगा, कौन कौन से संत भगवान उसमें गवाही देंगे और उस प्रयागराज में जो भी फैसला होगा धर्म संसद में वही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, क्योंकि संत भगवान का जो आदेश होता है उनको सभी मानते हैं। ऐसी हमारी उम्मीद है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। जहाँ भगवान श्री राम का लला का जो दरबार सजा है उसी प्रकार हम सबको उम्मीद है कि। तो खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।